शुक्ला है और वैसे मैंने जो पढ़ाई की है वो नेचुरोपैथी की, प्राकृतिक चिकित्सा की है, लेकिन उसे मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया। इसलिए अपने आप को मैं प्राकृतिक चिकित्सक बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मैं हमेशा से एक गृहिणी रही हूँ और आज भी मैं अपने आप को एक गृहिणी ही मानती हूँ। और मिलेट्स जो हैं, हमेशा से मैं अपने देश के लिए, देश की धरती के लिए, मिट्टी के लिए और पर्यावरण के लिए कुछ करना चाहती थी। तो काफ़ी मैंने एक गृहिणी के तौर पे बहुत सारी चीज़ें कोशिश की, ट्राई करी, और फिर मुझे ये अनाज मिले जिन्हें हम पॉजिटिव मिलेट्स या सकारात्मक अनाज बोलते हैं। और जब मुझे इनके बारे में पता चला तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली हम लोगों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे खेती के लिए, हमारे देश के लिए, मिट्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छे हैं। पानी की इसमें ज़रूरत बहुत ही कम पड़ती है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जीवन इसी को प्रमोट करने में लगाऊंगी, और वही मैं आज आपके सामने कर रही हूँ। अभी आजकल मैं इसका कुकिंग सिखाती हूँ कि इन अनाजों से भोजन कैसे बनाया जाए, ये सिखाती हूँ, ताकि हम मुझे पर्सनली ऐसा महसूस होता है कि मैं आपको बता सकती हूँ कि ये अच्छा है, आप खाइए, लेकिन जब तक आप इसका भोजन नहीं बना पाएंगे, उसे हम अपने दैनिक जीवन में नहीं अपना पाएंगे। सो इसलिए मैं इसका भोजन पकाना सिखाती हूँ और एक शेफ़ के रूप में अब मैं काम करती हूँ। तो आइए अब मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले इसमें बताना चाहती हूँ कि मिलेट्स जो हैं, गेहूँ और चावल के अलावा जितने भी अनाज हैं उन्हें मिलेट्स कहा जाता है। तो आज जो हमारा प्रेजेंटेशन है, भोजन के बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आज सिर्फ अनाज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अनाज ही हमारा मेन भोजन है और 60 से 70% जो हमारा भोजन है वो अनाज पर ही निर्भर है। तो कैसे अगर हम अपना अनाज बदलते हैं अपने भोजन में, तो किस तरह हमारी हेल्थ को और हमारे पर्यावरण को फ़ायदा होता है, उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। दिन रात सुबह शाम जो हमारी कोशिश रहती है, गृहिणियाँ जो है उनका आधे से ज़्यादा टाइम किचन में और भोजन बनाने में निकलता है। हमारी अपनी एक इच्छा रहती है कि और कुछ नहीं, 2 जून की रोटी अच्छी मिल जाए, है ना। जितनी भी हम जीवन में कवायद कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? एक खाने पीने के पीछे, है ना। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर हम भोजन जो करते हैं, आखिर क्या कारण है, हम भोजन ही क्यों करते हैं, है ना। बहुत लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये, पर हम भोजन क्यों करते हैं ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। हमें न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है भोजन से, सही बात है, लेकिन फिर भी एक छोटा बच्चा है, बिल्कुल मुंह बोला बच्चा है, वो तो नहीं समझता है कि मुझे पोषण चाहिए, लेकिन फिर भी उसे भूख लगती है और वो रोता है। तो ये भूख क्या है, क्यों लगती है हमें भूख, है ना। उसका कारण ये है कि हम कोई भी कार्य करना चाहें तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर कुछ करने की एक ताकत होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, है ना। अगर हम आज बैठे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर मुझे आँख भी झपकानी है उसके लिए भी मेरे अंदर एनर्जी होनी चाहिए। आज अगर मैं एक उंगली भी उठाती हूँ तो उसके लिए भी मेरे शरीर को एनर्जी चाहिए। जो इंसान कोमा में है, कुछ नहीं कर रहा है, उसे भी हम खाना खिलाते हैं ट्यूब से, है ना। क्योंकि कारण क्या है? उसका कारण ये है कि हमारा शरीर जो
10 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है ना। हर सेल को भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए। हर सेल जब खाना खाता है तो हमें काम करने की शक्ति मिलती है। लेकिन जो भोजन हम खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट, जिस भी रूप में खाते हैं, हमारा सेल उस रूप में उस भोजन को ग्रहण नहीं करता है ना। क्या हमारा सेल रोटी सब्जी खाएगा? नहीं खाएगा, है ना। तो सेल क्या खाता है? सेल का भोजन क्या है? सेल का भोजन है ग्लूकोज, है ना। तो ये जो ग्लूकोज है वो हमारी पाचन क्रिया, जब भी हम खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, वो 100 से ज़्यादा प्रक्रिया से गुज़रता है। उसके बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे सेल का भोजन है ना। तो जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो जितना, ये तो हम समझते हैं कि हमारे शरीर को ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्लूकोज बाहर से नहीं आता है। ये ग्लूकोज हमारा शरीर खुद बनाता है ना। क्या प्रक्रिया होती है इस धरती पे भोजन मिलने की, है ना। हर प्राणी को इस संसार में कहाँ से एनर्जी मिलती है? वो मिलती है सूर्य से। सूर्य की जब किरणें धरती पर पड़ती हैं तो जो पौधे हैं या पेड़ हैं वो उस सूर्य से शक्ति लेकर भोजन बनाते हैं। इंसान का शरीर, कुछ योगीज़ हैं जो कि ऑफ कोर्स वो लोग बिना भोजन के भी रह लेते हैं सालों साल, उन्हें सूर्य की से शक्ति मिलती है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान ये नहीं कर पाता है ना। जो प्राणी जगत है उन्हें भोजन कहाँ से मिलता है? वो तो जिन पौधों ने सूर्य से शक्ति लेकर भोजन बनाया है, उन पौधों को खाकर शक्ति प्राप्त करते हैं, है ना। तो इंसान ने उन पौधों से जो भी चीज़ मिली है हमें खाने की, उसे हम ग्रहण करते हैं। वो हमारे शरीर में 108 प्रक्रियाओं से गुज़रता है, उसके बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और वो जो ग्लूकोज है वो हमारा हर सेल तक जाता है और हमारे हर सेल को एनर्जी मिलती है ना। अब ये आपके सामने जो चार्ट लगा हुआ है, अगर आप देखें तो इसमें हमने जो अनाज है, हम आज अनाज की ही बात कर रहे हैं ना। ये जो अनाज है, अच्छा इसमें एक चीज़ और हमें समझना बहुत ज़रूरी है भोजन के बारे में, कि न्यूट्रिशन जो है ना, पोषण, वो दुनिया की हर चीज़ में है। आप भले मिट्टी का केमिकल एनालिसिस करवा लीजिए, पत्थर का केमिकल एनालिसिस करवा दीजिए, कोई भी फूल पत्ती कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ में नरिशमेंट और न्यूट्रिशन है ना। इसलिए अगर हम जो भोजन करते हैं, अगर वो प्राकृतिक है, मौसम के अनुसार है, और जो हमारे आसपास मिलता है, अगर हम वो भोजन खाते हैं तो पोषण हमें पूरा मिल जाता है। इसलिए पोषण की हमें इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती अगर हम सही भोजन करें तो, है ना। तो आइए देखिए, इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो मैंने गेहूं और चावल जो कि सबसे ज़्यादा हमारे भोजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसे मैंने सबसे नीचे नेगेटिव ग्रेन्स या नकारात्मक अनाज में, उस कैटेगरी में उसे रखा है ना। क्यों गेहूं और चावल को हमने नकारात्मक कैटेगरी में रखा है, जबकि हम रोज़ गेहूं और चावल खा रहे हैं, डेफिनेटली बहुत एनर्जी दे रहा है हमें, हम चल फिर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, फिर गेहूं चावल को हमने नकारात्मक क्यों बोला है? उसका ये कारण है कि देखिए, जो हरे रंग में हमने लिखा है ना, वो सारा क्या क्या पोषण हमें भोजन से मिल रहा है वो है, लेकिन आखिरी की जो 3 कॉलम्स हैं
हम ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करेंगे। एक कॉलम है कार्बोहाइड्रेट का, दूसरा कॉलम है फाइबर का, और तीसरा कॉलम है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर के रेशियो का, है ना। तो अगर आप देखेंगे तो गेहूं और चावल, इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर है, हमें बहुत अच्छे से ग्लूकोज और एनर्जी देता है। लेकिन उसके सेकंड वाला जो कॉलम है जिसमें कि फाइबर है, उसमें आप देखिए कि गेहूं और चावल में फाइबर बहुत कम है, 1.2 एंड 0.2%। जबकि अगर हम इसका आटा बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो इतना फाइबर भी हमें नहीं मिल पाता है। उसका कारण ये है कि गेहूं और चावल जो है, आप देखिए इस तरह लंबे ग्रेन्स होते हैं, है ना, और इसका जितना भी फाइबर है ये इसके ऊपरी सतह पे होता है। तो इसको थोड़ा भी पॉलिश करते हैं, जो कि जनरली हम खा रहे हैं, आज जो आटा खा रहे हैं तो लिटरली ज़ीरो फाइबर आटा खा रहे हैं, या चावल भी जो हम खा रहे हैं उसमें कोई फाइबर नहीं है। और भगवान ने दुनिया में खाने के लिए जितने भी चीज़ें बनाई हैं उसमें ज़रूरी है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर बहुत मिले हमें। आप देखिए जब हम फल खाते हैं तो फल हमारे लिए बहुत अच्छा है, वहीं अगर हमने फलों का जूस बना लिया, है ना, मतलब उसका फाइबर निकल गया, तो वो जूस प्योर हमारे लिए शक्कर हो जाता है, राइट। इसीलिए कहते हैं कि आप फल खाइए, अच्छे से खाइए, चबा कर खाइए, लेकिन उसका जूस आपके लिए उतना अच्छा नहीं है ना। तो गेहूं और चावल, भैया नेक्स्ट स्लाइड दे दीजिए। ये देखिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फोटो है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है हमारा? ये शुरू होता है हमारे मुंह से, है ना। जब हम मुंह में खाना डालते हैं तो बहुत अच्छे से उसे चबाकर खाते हैं, है ना। तो मुंह में जो सलाइवा इसमें घुल जाता है, उससे क्या होता है, पाचन की प्रक्रिया तो मुंह से ही शुरू हो जाती है। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट और सैचुरेटेड फैट है वो तो मुंह में ही पाचन उसका शुरू हो जाता है ना। मतलब पेट तक तो उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहली स्टेज में ही पाचन शुरू हो गया है। फिर आहार नली से होते हुए जब पेट में खाना जाता है तब यहाँ पाचन होता है प्रोटीन का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है पेट में और प्रोटीन का पाचन होता है। पेट में जितना पाचन हुआ उसके बाद भोजन आता है हमारी छोटी आंत में। छोटी आंत में जो रहा सहा पाचन है हमारे भोजन का, वो लिवर से, पैनक्रियास से, गॉल ब्लैडर से, अलग अलग जगह से जूसेस मिलते हैं हमारे शरीर, हमारे छोटी आंत में। उस जो रहा सहा पाचन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और छोटी आंत में जाकर न्यूट्रिशन जो है वो तो हमारे शरीर को मिलता ही है, प्लस यहाँ से ग्लूकोज रिलीज़ होता है ब्लड में। मतलब 100 प्रक्रियाओं से गुज़रना पड़ता है खाने को, उसके बाद ग्लूकोज रिलीज़ होता है ना। लेकिन जब हम गेहूं और चावल खाते हैं तो क्या होता है, अब ग्लूकोज तो अच्छी चीज़ है, फिर हम इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं कि ग्लूकोज रिलीज़ हो गया? भाई खाना ही हम इसलिए खा रहे हैं। आप अपने मुंह में जो भी डालते हैं, भले ही आप नींबू खा रहे हैं, करेला खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, हर चीज़ भोजन कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसे ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होना है, इसीलिए हम वो भोजन खा रहे हैं, राइट। तो गेहूं और चावल जब हमें इतना सारा ग्लूकोज दे रहे हैं तो फिर हम उन्हें नेगेटिव क्यों बोल रहे हैं, है ना। उसका कारण ये है कि गेहूं और चावल हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत सारा ग्लूकोज दे रहे हैं। नेक्स्ट, इसके भी बाद नेक्स्ट। हाँ, तो ये देखिए हमारे शरीर को, एक नॉर्मल इंसान है उसके शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है, और उस 5 से 6 लीटर खून में हमें किसी भी वक्त सिर्फ 5 से 6 ग्राम, मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम ग्लूकोज इनफ है, उससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं है। मतलब पूरे दिन में अगर आप 35 ग्राम, एवरेज है, कोई बहुत मेहनत करता है थोड़ा ज़्यादा,
कोई बिल्कुल नहीं करता है, थोड़ा कम, लेकिन सिर्फ 35 ग्राम ग्लूकोज की आवश्यकता है पूरे दिन में। लेकिन जब हम गेहूं और चावल खाते हैं तो क्या होता है, आप देखिए 100 ग्राम गेहूं जब हम खाते हैं तो वो 35 ग्राम ग्लूकोज देता है हमें। मतलब 4 रोटी खा ली, हो गया, मिल गया 35 ग्राम ग्लूकोज। बहुत तेज़ी से ग्लूकोज मिलता है ना। तो क्या होता है कि जब हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ग्लूकोज एक साथ मिला है तो आप देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि हमारा जो सेल है वो एक थैले की तरह, एक बैग है ना। तो जब हमें बहुत सारा ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो क्या होता है, जैसे ही ग्लूकोज रिलीज़ होता है बॉडी में, पैनक्रियाज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन चाबी है, सेल की चाबी है। सेल तब तक अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगा ग्लूकोज के लिए जब तक इंसुलिन आके उसे ये नहीं कहेगा, भाई साहब मैं साथ में हूँ, आप दरवाज़ा खोलिए, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा इंसुलिन भी प्रॉपरली प्रोड्यूस हो और वो ग्लूकोज के साथ जाए। तो अब क्या होता है, देखिए एक थैला है ना, हमारे को एक लिमिटेड ग्लूकोज चाहिए। अब आप कहीं शॉपिंग पे गए, कुछ पसंद आ गया, आप सोचेंगे मेरे थैले में भर लेती हूँ, फिर थोड़ा आगे गए, कुछ और पसंद आ गया, फिर भर लिया। ऐसे करके हमारा झोला भरता जाता है, भरता जाता है। जब वो पूरा भर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे ठूस ठूस के भरने लगते हैं, है ना, अरे और थोड़ा भर लेता हूँ। फिर जब आप बहुत ज़्यादा ठूस के भर लेंगे तो क्या होगा, सारा सामान एकदम से बाहर गिरने लगेगा, है ना। तो सेम यही होता है हमारे सेल्स के साथ। जब हमारा शरीर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनाता है कि सेल में आता जाता है, वो ठूसते जाते हैं, ठीक है आने दीजिए आने दीजिए, लेकिन एक वक्त जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज आ जाता है तो वो फिर से बाहर निकल जाता है। तो आप देखेंगे कि आप जब भी रीडिंग लेंगे ग्लूकोज की, या अगर आप शुगर है या कुछ, तो आप देखेंगे कि आपका ग्लूकोज बहुत बढ़ा हुआ आ रहा है ना। तो हमारा भगवान ने शरीर इस तरह दिया है और बनाया है कि बहुत कम ग्लूकोज की हमें ज़रूरत है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेते हैं तो शरीर की भी अपनी एक कैपेसिटी है, मतलब इतना ज़्यादा ग्लूकोज हमारा शरीर हैंडल नहीं कर सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो हम एक दिन भी ज़िंदा नहीं रहेंगे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के साथ। तो शरीर उसे कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। आज देखिए ग्लूकोज है तो शरीर वही काम करता है जो उसे आता है। वो सोचता है चलिए थोड़ा सा तो आपका स्टोर हो जाता है, 500 ग्राम आपकी मसल्स में स्टोर हो जाता है, 100 ग्राम आपके लिवर में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, उसके बाद ग्लाइकोजन के रूप में, फैट के रूप में आपके शरीर में स्टोर होना शुरू हो जाता है ग्लूकोज, है ना। उसके बाद भी लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बचपन से अपने शरीर को दे रहे हैं। तो क्या होता है कि शरीर बोलता है अरे अब मैं क्या करूं, बहुत सारा है और उसे मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा उसका, वरना मेरी बॉडी इतना हैंडल नहीं कर पाएगी। चलिए आज ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बना लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बना लेते हैं, मतलब हर चीज़ ओवर 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 होने लग जाती है ना। क्योंकि शरीर को ग्लूकोज तो चाहिए। अब उसे आप देखिए, एक छोटी सी चीज़ है, आज आपके घर मेहमान आने वाले हैं, है ना, तो आप सोचेंगे कि अरे खाना कम ना पड़ जाए, मैं थोड़ा ज़्यादा ही खाना बनाती हूँ, है ना। लेकिन आपने खाना बनाया 10 लोगों का, ऑलरेडी 8 ही मेहमान आए, है ना। क्योंकि जितना हमें वर्कआउट करना चाहिए, जितना चलना फिरना, जितना मेहनत करना चाहिए, आज की हमारी लाइफस्टाइल भी उतनी नहीं कि हम उतना मेहनत करें या इतना खाएं पिएं, है ना। तो हम लोग उतना वर्कआउट भी नहीं करते। 8 ही मेहमान आए और आपने सोचा था अरे वाह 10 मेहमान के हिसाब से कम ना पड़ जाए, तो आपने और 12 मेहमान के लिए बनाया, ठीक है, 8 मेहमान ने खाना खा लिया। अब जितनी मेहनत आपने भोजन बनाने में की थी, उससे ज़्यादा मेहनत अब आप उसे संभालने में करेंगे, है ना, कि ये भोजन वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उसे पूरा संभाल के फ्रिज में रखेंगे, फिर उसको पड़ोसियों को बांटेंगे, रिश्तेदारों को बांटेंगे, अगले दिन आप भी वही भोजन करेंगे, है ना। तो इस तरह से
सारी चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। आप देखिए आपकी बॉडी का हर ऑर्गन ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब हम गेहूँ और चावल खाते हैं इतना तेज़ी से ग्लूकोज रिलीज़ करता है तो हमें भूख भी बार बार लगती है। आप अच्छे से भोजन करेंगे लेकिन फिर थोड़ी देर बाद 2-3 घंटे बाद आपको इतनी भूख लगेगी, आप सोचेंगे कि मुझे फिर कुछ खाना है ना? तो हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? देखिए सुबह उठते से ही पहले दूध या चाय, उसके साथ टोस्ट या बिस्किट ले लेंगे, फिर पोहा उपमा कुछ खा लेंगे, उसके बाद फिर से हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, उसके बाद फिर हमें फिर भूख लग जाती है, फिर हम चाय खाते हैं, बिस्किट लेते हैं, कुछ नाश्ता करते हैं, फिर खाना खाते हैं। मतलब दिन में हम कम से कम 6 से 7 बार खाना खाते हैं। उतना ही 6 से 7 बार इतना ज़्यादा ग्लूकोज बॉडी में प्रोड्यूस होता है। उतनी ही बार आपके पाचन तंत्र को उस भोजन को पचाना पड़ता है और उसी तरह लिवर, किडनी, हार्ट, हर चीज़ ओवर काम करना लगता है ना? पूरे शरीर को ज़्यादा भोजन के कारण पूरे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो हम रेस्ट ही नहीं देते हैं अपने शरीर को, पूरे टाइम उसे काम में लगाते हैं, है ना? अब आप एक छोटी सी चीज़ देखिए, जब शक्कर ज़्यादा घुलती है ना? आप एक पानी का ग्लास लीजिए, अगर आप उसमें शक्कर डालते जाएंगे तो आप देखिए वो पानी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, है ना? उसी तरह जब हमारे शरीर में, हमारे खून में शक्कर ज़्यादा घुलने लगती है तो क्या होता है? खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ना? तो एक्चुअली हमारा हृदय जो है वो पूरी ज़िंदगी काम करता है बिना रुके, और हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक पूरे खून का दौरा लगातार चलता है। उसके लिए हमारे शरीर में बहुत ही पतले खून की आवश्यकता होती है, लेकिन जब हम ज़्यादा ग्लूकोज, हमारा ही शरीर बना रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है ये, जब हम ज़्यादा ग्लूकोज अपने शरीर हमारा बना रहा है तो हमारा खून भी गाढ़ा होना शुरू हो जाता है ना? फिर आप देखिए कि आप जैसे बागवानी करते हैं, पाइप से पानी देते हैं अपने पौधों में, तो आप देखेंगे कि आप पानी डाल रहे हैं तो पानी कैसे जाएगा? ऐसे धीरे से जाएगा, है ना? उस पर आप एक उंगली लगा दीजिए पाइप पे, पानी कैसे जाने लगेगा? एकदम तेज़ प्रेशर से जाने लगेगा, है ना? उसी तरह हमारे खून में जब खून गाढ़ा होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह के थक्के जमने लगते हैं तो क्या होता है? खून ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर से बहने लगता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर, है ना? तो ब्लड प्रेशर आप जानते हैं आगे चल के हार्ट डिजीज़ सब चीज़ों में कन्वर्ट होता है आपका, और आप देखते हैं आपके सारे ऑर्गन्स ज़्यादा तेज़ी से काम, और ज़्यादा उन पर बोझ पड़ता है और बहुत काम करने लगते हैं और सारे बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है ना? इसलिए हमने गेहूं और चावल को नेगेटिव ग्रेन्स की कैटेगरी में रखा है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारा शरीर बना रहा है गेहूं और चावल खाकर। अच्छा, अब आप कैंसर को लीजिए, कैंसर भी आजकल बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो गया है ना? कैंसर के जो सेल्स हैं वो हमारे नॉर्मल शरीर के सेल से 27 गुना ज़्यादा उन्हें भोजन की ज़रूरत होती है। तो जब हमारा शरीर, और हर इंसान के शरीर में कैंसर के सेल्स होते हैं, जब हमारा शरीर इतना ज़्यादा ग्लूकोज बना रहा है तो मतलब आप मेहमान की तरह बिठाकर किसको खाना खिला रहे हैं? अपने कैंसर के सेल्स को आप पोषण दे रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा भोजन चाहिए, है ना? उसके अलावा जो दूसरे भी इन्फ्लेमेशंस हैं, आपके जॉइंट्स के प्रॉब्लम है, जितने भी इन्फ्लेमेशंस हैं बॉडी के, वो जितना ज़्यादा आप शुगर बढ़ेगी आपकी बॉडी का, उतना इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, है ना? तो हर चीज़ की जड़ अगर आप देखें तो काफ़ी कुछ हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने भोजन में से गेहूं चावल को रिप्लेस कर सकें, है ना? अब आप देखिए दूसरी कैटेगरी में हमारे जो भोजन है न्यूट्रल ग्रेन्स,
गेहूं और चावल के अलावा जितने भी अनाज हैं उन्हें हम मिलेट्स या मोटा अनाज कहते हैं या छोटा अनाज कहते हैं। तो इन अनाजों में किस तरह के अनाज आते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, चना और भी बहुत सारे टाइप के हमारे देश में अनाज हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, है ना। तो आप अगेन अगर आप इसका वही लाल वाले कॉलम्स देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें एक चीज़, गेहूं में ग्लूटेन भी बहुत होता है जो कि हमें नुकसान कर रहे हैं ना, उसके बारे में हमने बात नहीं की थी। तो ये जितने भी अनाज हैं ये सारे ग्लूटेन फ्री हैं, पहली बात। दूसरा, आप अगर इसमें देखें तो फाइबर गेहूं और चावल से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो जब हम इन अनाजों को खाते हैं तो 2 से 3 घंटे का टाइम लेता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ होने में, इसलिए ये हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हम इन्हें अपने भोजन में अपनाएं और इन्हें खाएं तो ये हमें बहुत फ़ायदा करेगा और हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो अब हम चलते हैं अगली कैटेगरी पर, जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव ग्रेन्स या सकारात्मक अनाज। तो ये सकारात्मक अनाज हैं जिन्हें मैं प्रमोट करती हूँ, और मैं क्यों इन्हें प्रमोट करती हूँ इसके बारे में अभी मैं आपको बताती हूँ कि सकारात्मक अनाज जो है वो क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सकारात्मक अनाजों में जो अनाज आते हैं वो है कंगनी, झंगोरा, कोदरी, कुटकी और माकरा। तो ये जो अनाज हैं 5, इनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक तो अगर आप देखें इनकी फाइबर की कैटेगरी को, तो फाइबर इसमें भरपूर है। 8 से 12.5% फाइबर हैं इन अनाजों में। भैया वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाला चार्ट दीजिए। ये देखिए, मैंने आपको सिर्फ एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए ये चार्ट दिया है कि अगर आप देखेंगे फल और सब्जियों में कितना फाइबर होता है, तो आप देखेंगे कि फाइबर तो है, डेफिनेटली है, लेकिन फ्रूट और वेजिटेबल में सबसे ज़्यादा पानी होता है। अगर हम अपनी फाइबर की रिक्वायरमेंट, और फाइबर हमें कितना चाहिए, एक एवरेज पर्सन को फाइबर चाहिए दिन में 40 ग्राम फाइबर चाहिए। लेकिन जब हमारा भोजन गेहूं और चावल पर आधारित है तो मुश्किल से 10 से 15% फाइबर हमारे शरीर को मिल पाता है। तो अगर हम सोचें कि हम भोजन में फाइबर फ्रूट और वेजिटेबल खाकर ग्रहण कर लेंगे, तो आप देखिए आपको कम से कम 15 से 18 किलो फल और सब्जियां खानी पड़ेंगी अगर आप इनके थ्रू फाइबर की अपनी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये जो अनाज हैं, एक तो इनमें फाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में है। जब फाइबर इतनी अच्छी क्वांटिटी में है तो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ करने में ये लेता है 5 से 7 घंटे का टाइम, 5 to 7 आवर्स ऑफ टाइम। मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ, बल्कि और भी जो लोग इन अनाजों को खा रहे हैं उन्हें हम लोग दिन में सिर्फ 2 बार भोजन करते हैं। एक बार सुबह आप कुछ भी खा लीजिए, ज़रूरी नहीं है आपने रोटी खाई, इवन अगर 5-6 डोसे भी खा लिए ना, आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी, 4 बजे तक कम से कम। 10-11 बजे एक भोजन किया, आप आराम से भोजन करके ऑफिस जाइए। अगला भोजन आप थोड़ा सा बीच में कुछ छाछ फ्रूट ले लीजिए, शाम को घर आके खाना खाइए, आपको ज़्यादा भोजन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 5 से 7 घंटे का टाइम लेता है ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ करने में। तो उससे क्या होता है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जो ब्लड ग्लूकोज के इम्बैलेंस से हमारे शरीर में होती है, और हमने देखा कि अधिक ग्लूकोज से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, है ना। तो वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने लगती है। अब देखिए, न्यूट्रल ग्रेन्स और पॉजिटिव ग्रेन्स
में फ़र्क ये है कि न्यूट्रल ग्रेन्स हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकाल सकते हैं ये आपको। जबकि जो हमारे सकारात्मक अनाज हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की आपको क्षमता रखते हैं। दूसरा, आप इसमें देखिए कि जब किसी चीज़ में फाइबर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, आप क्वांटिटी भी उसे कम खाते हैं। जितना आप गेहूँ चावल खाते हैं उतनी क्वांटिटी में आप इसे नहीं खा पाएंगे। दूसरा, आपका भोजन करने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो अब आप देखिए, जब हम दिन में 5 से 7 बार भोजन कर रहे हैं तो क्या घर की महिलाएं 5 से 7 बार भोजन बनाती हैं? क्या बना सकती हैं? पॉसिबल ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार बना सकते हैं, नाश्ता, खाना, 2 टाइम का खाना, है ना। अब क्या होता है कि जब हमें इतनी बार भूख लगती है तो फिर हमारे घर में बाहर से भोजन आना शुरू हो जाता है ना। बिस्किट, नमकीन, मैगी, पास्ता, नूडल्स। क्यों? क्योंकि बार बार भूख लगती है। इतनी बार तो हम भोजन बना ही नहीं सकते हैं, और बाहर से जब घर में भोजन आया है, मतलब क्या वो इतना शुद्ध और अच्छा आ सकता है? तो एक तरह से हमारा लाइफस्टाइल पूरा ख़राब होने लगता है और हम बीमारियों की तरफ, बचपन से आप देखिए, पहले जहाँ 90 साल 80 साल का इंसान बोलता था कि मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं, आज 30 40 50 साल के लोगों को घुटनों में दर्द होने लगा है। सारी बीमारियों की उम्र घटती जा रही है ना। तो हम तो बचपन से, सबसे पहले मैंने खुद अपने बेटे को सबसे पहले रवे का लपटा खिलाया था 4 महीने की उम्र में। तो हम लोग तो बचपन से पहले दिन से गेहूं चावल खिला रहे हैं बच्चों को, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पॉजिटिव ग्रेन्स हैं, मैं आपको बताती हूँ कि फाइबर के और क्या फ़ायदे हैं भैया। जब हम फाइबर प्रॉपरली नहीं लेते हैं तो हम जानते हैं कि फाइबर हमारे आंतड़ियों को सब दूर, पूरे शरीर को क्लीन करता है अंदर से जाकर, है ना। तो हमारा जो पाचन तंत्र है उसकी सफाई करता है फाइबर। तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, आपके पेट की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है फाइबर। और ये तो हम अच्छे से जानते हैं कि दुनिया की सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है, ये तो आपने भी सुना होगा, है ना। फिर भोजन का जो डाइजेशन है उसमें ग्लूकोज रिलीज़ को ये स्लो डाउन करता है, तो आपको बार बार भूख नहीं लगने देता है। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो फाइबर का है, जिसके बारे में अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, वो है इट फीड्स द गट माइक्रोब। गट माइक्रोब्स क्या हैं? हमने अभी सुना कि हमारा शरीर बना है 10 ट्रिलियन सेल से, है ना। लेकिन हमारा जो संसार बना है वो बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सूक्ष्म जीवाणुओं से बना हुआ है। और वो जीवाणु हम सांस लेते हैं, हमारे शरीर में जाते हैं, हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे शरीर में उन जीवाणुओं का आना जाना चलता ही रहता है। हमारे पूरे शरीर में, हमारी स्किन, हमारे मुंह, हमारे मसल्स, हर जगह ये सूक्ष्म जीवाणु माइक्रोब्स रहते हैं। और इनकी संख्या क्या आप गैस कर सकते हैं कितनी है? हमारा शरीर बना है 10 ट्रिलियन सेल्स से, लेकिन ये जो माइक्रोब्स हैं ये 100 ट्रिलियन है हमारे शरीर में। मतलब जितने सेल से हमारा शरीर बना है उससे 10 गुना ज़्यादा माइक्रोब्स हमारे शरीर में रहते हैं। और ये माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। हमारा शरीर, इनफैक्ट ये दुनिया इन माइक्रोब्स के बिना नहीं चल सकती है। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इनकी हमारे शरीर में कहाँ है? जो हम अब आप देखिए, हमने बात की थी कि छोटी आंत में जब भोजन का पाचन हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज रिलीज़ हो जाता है ना। लेकिन ईश्वर ने हमें इतनी बड़ी आंत क्यों दी है?
फिर तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं रहेगा, है ना। ये जो इतनी बड़ी आंत हमें भगवान ने दी है, उसमें इन माइक्रोब्स का घर है, पूरे शरीर में है डेफिनेटली, लेकिन सबसे ज़्यादा ये हैं बड़ी आंत में। और कितने हैं, कैन यू इमेजिन, 1.5 से 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर क्वांटिटी है इन माइक्रोब्स की। मतलब एक छोटी सी सुई पर भी हम देख सकते हैं कितने माइक्रोब्स होते हैं। तो 1.5 से 2 लीटर माइक्रोब्स हमारे शरीर में हैं। और माइक्रोब वाली स्लाइड, और इनका हमारे शरीर में जो रोल है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारे शरीर की हर प्रक्रिया तभी सही चलती है जब ये माइक्रोब्स सही हों हमारे शरीर में। और हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा बिहेवियर, हमारा मूड, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी, हर चीज़ इन माइक्रोब्स पर बेस्ड है। मतलब हमारी जो बड़ी आंत है उसे कहा गया है सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, है ना। हमारी 80% इम्यूनिटी कहाँ से स्टार्ट होती है, यहीं से, गट से, जहाँ पर ये माइक्रोब्स रहते हैं। तो जितने ज़्यादा अच्छे माइक्रोब्स हमारे शरीर में होंगे उतनी हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी। ये जो माइक्रोब्स हैं इनमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। 85% अच्छे माइक्रोब्स हैं, 15% खराब माइक्रोब्स हैं। तो 80% इम्यूनिटी कहाँ से शुरू हुई, माइक्रोब से। 90% सेरोटोनिन, मतलब हैप्पी हार्मोन। हमें लगता है सब दिमाग में प्रोड्यूस होता है, बट नहीं, कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारे गट में प्रोड्यूस हो रहा है। ये माइक्रोब्स, जो अच्छे माइक्रोब्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारा डोपामाइन, अच्छे हार्मोन सब हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये माइक्रोब्स। अब इन माइक्रोब्स का भोजन क्या है। जब हमने भोजन किया तो हमारा खाने का पाचन हुआ, उस भोजन में फाइबर रेशा जो है वो अनडाइजेस्टिबल पार्ट है हमारे भोजन का। हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, वो अनडाइजेस्टेड ही नीचे खसक जाता है, आपके छोटी आंत से होते हुए आपकी बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में हमारे माइक्रोब्स का भोजन है ये फाइबर। जब हम भोजन करते हैं जिसमें फाइबर नहीं है, मतलब हम इन माइक्रोब्स को भूखा मार रहे हैं। उसके अलावा जो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उनसे भी ये माइक्रोब्स बहुत बड़ी तादाद में मरते हैं। तो हमारा आज का जो लाइफस्टाइल है, हम एक्चुअली इन माइक्रोब्स को पोषण नहीं दे रहे, मार रहे हैं। इन्हें बहुत कम है हमारे शरीरों में ये, और ये बहुत गड़बड़ी पैदा करते हैं। क्यों? और जब भी आपके अच्छे माइक्रोब्स ख़त्म होंगे तो आपके बुरे माइक्रोब्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे और शरीर में दूसरी गड़बड़ियाँ होनी शुरू हो जाएगी, है ना। तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज है जो हमारे पॉजिटिव ग्रेन्स हैं उसमें लिग्नान्स बहुत हाई मात्रा में होते हैं। लिग्नान्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे अंदर जाकर हमारे शरीर को क्लीन करते हैं। तो ये जो अनाज है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लीन करते हैं और बाहर हमारे सारे शरीर के ऑर्गन्स को क्लीन करते हैं, है ना। तो पूरे बॉडी को आपकी क्लीनिंग मिलती है। मतलब ये दवाई नहीं है, ये हमारा भोजन है। हम वो भोजन कर रहे हैं जो हमारे शरीर की सफाई भी करता जा रहा है। हमें कुछ और नहीं करना पड़ रहा है अपने शरीर की सफाई के लिए। हमारा रोज का भोजन ही हमारे शरीर की सफाई करता जा रहा है। और चौथा जो बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है, गेहूं और चावल एसिडिक भोजन है। शरीर में हमारे खून का जो पीएच है वो एसिडिक होता है गेहूं चावल खा के, जबकि ये जो मिलेट्स होते हैं ये एल्कलाइन है, मतलब आपके खून को क्षारीय रखते हैं, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि अलग अलग जो अनाज हैं ये अलग अलग तरह से अलग अलग शरीर के ऑर्गन्स पे काम करते हैं। झंगोरा है, ये हमारे लिवर, हमारा स्प्लिन, हमारी किडनी, हमारा हार्ट, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उन पर बहुत अच्छा काम करता है। नेक्स्ट, फॉक्सटेल मिलेट या कंगनी,
ये जो है ये हमारे जॉइंट्स पर, हमारे नर्व्स पर और हमारी लंग्स पर, फेफड़ों पर बहुत अच्छा काम करती है। लिटिल मिलेट या कुटकी जो है ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत अच्छा काम करता है। कोदरी या कोडो मिलेट जो है वो हमारे ब्लड से रिलेटेड हर चीज़ में बहुत अच्छा काम करता है। और ब्राउन टॉप मिलेट जो है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे और हमारे लंग्स पे, हमारी जॉइंट्स पर और हमारी नर्व्स पे बहुत अच्छा काम करता है। तो हम आज तक जो भोजन कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे कि हमें पोषण मिलेगा, हमें एनर्जी मिलेगी, है ना। लेकिन जब हम इन मिलेट्स को खाते हैं तो एक्चुअली हमारे शरीर को पोषण भी मिलता है, ताकत भी मिलती है और अंदर से इंटरनली सफाई भी करता है हमारे शरीर को, किसी बीमारी को हमारे अंदर रहने नहीं देता है। अब अगर हम बात करें कि खेती में ये हमें किस तरह मदद करते हैं और क्यों ये हमारे लिए इतने अच्छे हैं, तो ये देखिए मिलेट्स जो है ये टोटली नेचुरल हैं, बिल्कुल केमिकल और पेस्टिसाइड फ्री मिलते हैं आपको मार्केट में। मतलब 60 से 70% भोजन आपने ऑलरेडी नेचुरल कर लिया है अगर आपने इन्हें अपनाया है ना। दूसरा, इसमें पानी बहुत कम मात्रा में लगता है। जब हम गेहूँ उगाते हैं तो 1 किलो गेहूँ जो हम खाते हैं उसके पीछे 9000 लीटर पानी लगता है। जब हम चावल खाते हैं तो 1 किलो चावल के पीछे 8000 लीटर पानी लगता है। जब हम शक्कर खाते हैं तो गन्ने की खेती में 1 किलो शक्कर के पीछे 27000 लीटर पानी लगता है। जो न्यूट्रल मिलेट्स हैं जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, प्रोसो, मक्का, इन्हें जब हम उगाते हैं तो ये भी काफ़ी कम पानी में उग जाते हैं, बहुत अच्छे हैं। 700 से 900 लीटर पानी लगता है 1 किलो ग्रेन के पीछे। और वहीं जब हम पॉजिटिव मिलेट्स उगाते हैं, हमारे कंगनी, कुटकी, कोदो, सांवा या माकरा, इसमें हमें सिर्फ 200 से 300 लीटर पानी की आवश्यकता होती है पर केजी पर, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इन अनाजों को अपनाएं। जब हम इन्हें अपनाएंगे तो ये हमारी खेती, हमारे पर्यावरण और हमारे पोषण, ये बहुत पोषण देते हैं शरीर को। हमारी देश की जो कुपोषण की समस्या है उसके लिए भी ये बहुत अच्छे हैं। हम चाहते हैं कि लोग इसे उगाएं और इसे खाएं भी। धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। इसका आपका कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है क्या? जी, ये उगाने का या इसका कुछ कोई सिस्टम है इसके लिए? जी एक्चुअली इनको उगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब ये तो कई जगह ऐसे एज अ वीड भी उग जाते हैं। आप इन्हें डाल दीजिए नॉर्मली और ये उग जाएंगे। इन्हें कुछ भी ना ज़्यादा मतलब इवन बंजर पथरीली ज़मीन में भी ये बहुत इजीली उगते हैं। अरे वाह, मतलब जो बंजर इलाका पड़ा उसके लिए सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है। और सिर्फ बारिश में होते हैं ये? नहीं, ऐसा नहीं है। बारिश के सीज़न में जनरली अभी आदिवासी ही इन्हें ज़्यादा उगा रहे हैं। एक वक्त था जब हमारे देश में बहुत जगहों पर ये उगाया जाता था। इवन इंदौर के आसपास मुझे लगता है कंगनी बहुत उगता था। लेकिन अब एक्चुअली इनके नाम तक हमने सुने नहीं हैं। ये काफ़ी एक्सटिंक्ट से हो गए हैं, सिर्फ आदिवासी इलाकों में बचे हैं। पर हम चाह रहे हैं ये फिर से गांव-गांव में उगे। इससे पोषण भी बहुत अच्छा मिलेगा और हर तरह की ज़मीन में उगता है। आप देखिए ना, जब डैम नहीं थे या कनाल्स नहीं बनी थी, जब हरित क्रांति नहीं आई थी, तो पूरी दुनिया में बारिश के ऊपर ही खेती डिपेंडेंट थी। आप देखिए, आप किसी भी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएंगे तो आपको वो बावड़ियाँ मिलेंगी, पुराने खेतों में आपको बावड़ियाँ मिलेंगी। तो क्या था वो, मतलब एक फसल तो आप
बारिश में ले लेते हैं और दूसरी फसल आप वाटर हार्वेस्टिंग से ले लेते हैं। तो बहुत कम पानी की ज़रूरत होती थी हमें और बहुत कम पानी में हम इतना फसल उगा लेते थे। अच्छा, आपका कोई ये भोजन बनाने का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम? जी, जी, मैं इसका भोजन कैसे बनाया जाए उसकी ट्रेनिंग देती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। नमस्कार। नमस्ते। ये जानकारी बहुत ही अच्छी दी आपने, जो गेहूं के ऊपर भी दी। परसों जैसे नाना जी ने भी बताया था कि गेहूं बहुत ही मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब मेरा प्रश्न ये है कि जो ज्वार और बाजरा बताया आपने, तो मतलब इनको वाकई में मतलब कोई भी पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरे नेचुरल तरीके से उग जाएंगे अगर उगाना चाहें तो? देखिए, एक्चुअली ये C4 क्रॉप्स बोलते हैं इन्हें। इनमें आप देखिए, जो हरित क्रांति आई और उसके बाद जो जितनी भी फसलें जिन्हें बढ़ावा दिया गया है वो कौन सी है? गेहूँ, चावल, गन्ना, जिनमें पानी बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसका कारण ये है कि जब आप केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करेंगे तो उससे पौधा ग्रहण करे, उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बिना पानी के पौधा उसे ग्रहण नहीं करेगा। तो इनमें पानी की आवश्यकता इतनी कम है, तो ये एक्चुअली C4 क्रॉप से आप इन्हें केमिकल्स डालेंगे ना, तो भी हो सकता है थोड़ा उसका पत्ता ज़्यादा हरा हो जाए, लेकिन फिर भी उसके बीज तक नहीं जाता है वो। तो और नॉर्मली जब इन्हें उगाया जाता है तो इसमें आवश्यकता ही नहीं है, ये ऐसे ही उग जाता है। तो इसलिए इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती कोई भी केमिकल और पेस्टिसाइड डालने की। अभी भी कहीं भी अगर ये मिलता है पूरे भारत में, तो आप भले ही उसे ऑर्गेनिक ना बोलें, नेचुरल ना बोलें, बट वो नेचुरल और ऑर्गेनिक ही है। इसको कौन से मौसम में मतलब उगाना चाहिए? कोई विशेष मौसम है कि? देखिए, ट्रेडिशनली जो आदिवासी हैं वो इसे जून में उगाते हैं, बारिश के मौसम में। लेकिन आप इसे पूरे साल उगा सकते हैं। थोड़ा सा इसका जो यील्ड है हल्का सा कम मिलता है, 10% कम मिलेगा दूसरे सीज़न में। सबसे ज़्यादा यील्ड इसका बारिश में मिलेगा। थैंक यू। और ये जो अनाज हैं, इन्हें उगाने के लिए आप 7 से 8 डिग्री से लेकर 40 से 45 डिग्री तक का टेम्परेचर ये सहन कर लेता है। तो और काफ़ी फसल बहुत इजीली ख़राब नहीं होती इसकी, काफ़ी स्टर्डी क्रॉप्स हैं ये। हेलो मैडम, मेरे को ये पूछना है, ज्वार और बाजरा ये व्यक्ति को दिन भर में कितने ग्राम लेना चाहिए? चपाती के रूप में, या 50 ग्राम, 100 ग्राम, 2 चपाती, 4 चपाती? देखिए, मैं आपको पॉजिटिव मिलेट्स के बारे में बताती हूँ कि कम से कम अगर 125 से 150 ग्राम आप एक दिन में खाएं तो आपको बहुत हीलिंग इफ़ेक्ट्स देंगे। और बाकी ऐसा कोई वो नहीं है कि कितना खाना चाहिए ज्वार, बाजरा या कोई भी चीज़, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग है, हर एक का शरीर अलग है। आपको जितनी भूख है आप उतना खाइए। मैडम, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, इंटरेस्टिंग थी। अभी जो हम लोगों ने सुना अच्छी बात है, उतना तो जितना ग्रहण किया कर लिया। अभी आगे देखना हो तो कहीं पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल या किसी चीज़ में ये जानकारियाँ? जी जी, आजकल यूट्यूब चैनल पे मिलेट्स के बारे में बहुत है। आप यूट्यूब पे डालिए मिलेट्स करके, आपको बहुत मिलेगा। मिलेट्स डाले, और आपकी तरफ से जैसे जानकारी प्रोवाइड करवाई है ऐसा? हाँ, मैं भी एक्चुअली, मेरे भी कुछ एक चैनल्स पर है, मेरा भी। हाँ। पवित्र कनेक्ट पर है, नेचुरल इको लिविंग चैनल पर है, होलसम टेल्स पर है। तो वहाँ पर अभी जैसे ऑर्गेनिक एक्सपो, इस चैनल पर भी आ जाएगा।